प्रयास YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। काफ़ी विलंब के पश्चात आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मिला है और इस विलंब का मुख्य कारण आप तक कुछ जो इस दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं और जो भी हमने अपनी तरफ से इन व्यवस्थाओं में सुधार करने की जो कोशिश की है, उस कारण से ये विलंब हुआ है। और जैसा आप देख रहे हैं कि पहले मैं एक कमरे में अपना जो भी उद्बोधन होता था आप तक पहुंचाने का प्रयास करता था और उसके लिए हमने YouTube चैनल का माध्यम चुना और इसमें निरपेक्ष प्रयास YouTube चैनल से हमने पहले अपने प्रसारण की शुरुआत करी। समय के साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ, ये आवश्यकता सामने आई कि सिर्फ एक प्रदीप वाजपेयी का निरपेक्ष प्रयास नहीं होना चाहिए, इसे एक सामूहिक मंच का स्वरूप देना चाहिए जिसमें विभिन्न वर्ग के विभिन्न बुद्धिजीवी हैं जो अपना स्वतंत्र मत रखते हैं, अपना विचार विमर्श में एक महत्वपूर्ण योगदान देने की जिनकी बौद्धिक क्षमता है, उनको भी जोड़ा जाए। तो आज मुझे ये आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ किया है। इसमें एक सामूहिक रूप से 7-8 जितने भी यहाँ पे भोपाल में उपस्थित जिनकी सेवाएं मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उनके साथ विचार विमर्श का एक सिलसिला चालू किया जाए और इस मंच का उत्तरोत्तर प्रोग्रेसिव वे में और विचार और विस्तार और प्रसार इसका किया जाए। आम जन तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ तो सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। केवल बुद्धिजीवी ही योगदान दे सकते हैं ये आवश्यक नहीं है और एक सामान्य जन, हो सकता है कि वो एक विद्यार्थी हो, एक कॉलेज में जाने वाला साधारण विद्यार्थी हो, मगर वो भी सोचता है कि मैं क्या अपना मत रखता हूं, क्योंकि वो आगे की बात सोचता है। हम जैसे एक कहना चाहिए कि जिन्होंने अपनी जवानी जो है ना गुजार चुका हूं मैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें जो जुड़ने वाले लोग हैं वो कहना चाहिए कि रिटायरमेंट की एज के को पार कर चुके हैं या उसके आसपास हैं, तो उन्हें उतनी अधिक जो समसामयिक जो रियलिटीज़ हैं लाइफ की, यानी कि जो आज युवा वर्ग जो जिन समस्याओं के साथ में दो हाथ कर रहा है, उसका नज़रिया और हम लोगों के नज़रिए में कुछ फर्क हो सकता है। इसलिए ये कहना कि वो अभी कम उम्र के हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए वो एक संतुलित या एक निरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ में किसी भी घटना का विश्लेषण नहीं कर सकते, ये मानना हमारी एक भूल होगी।
हमें उनको भी उतना ही महत्व देना चाहिए, उनको ही मुख्य भूमिका में समाज में अपना योगदान देना है। किन शर्तों पे वो सोचते हैं कि उनका भविष्य निर्धारित होगा, ये एक विचार विमर्श का, सामूहिक विचार विमर्श का एक कारण है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ, यानी YouTube चैनल तो बाद में आई, निरपेक्ष प्रयास YouTube चैनल कुछ समय पहले ही जो है इसको लॉन्च किया गया, मगर उसके पहले naveenprayas.com ये वेबसाइट हम लोगों ने डेवलप करी थी। और इस वेबसाइट में मेरे कुछ जो विचार थे, जो मेरी कुछ फिलॉसफी थी, उसको जो है मैंने प्रमुखतः 2 किताबों में, कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मेरी पहली किताब थी, और उसके बाद डायनेमिक कोऑपरेशन एक दूसरी मेरी किताब थी। पहली किताब में जनरली तो आर्थिक विकास का जो उद्देश्य है ये क्या है, क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी आदर्श को सामने रखे बिना आर्थिक विकास की कल्पना करना एक, मेरे लिए तो कम से कम जो है बहुत दुखदायी था। मैं आज भी इस चीज को महसूस करता हूं कि राजनीतिक या आर्थिक विचारधाराएं ये किसी विज्ञान सम्मत आधार पर नहीं रुकी हुई हैं। ये उस समय की एक, कह लीजिए कि आवश्यकता के अनुसार, जैसे हम कहते हैं कि साहब जो है ना, जो स्वतंत्र बाजार व्यवस्था है, ओपन मार्केट इकोनॉमी जो है, ये शुरू से रही है और इसका बहुत पुराना इतिहास है, और आज भी जो है इसे प्रजातंत्र के साथ में एक प्रजातंत्र की एक, उसी के एक भाग के रूप में फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की जाती है। और दूसरी विचारधारा जो साम्यवाद या समाजवाद की थी, वो कुछ दुष्परिणाम जो स्वतंत्र बाजार व्यवस्था है, जिसे हम आज की तारीख में पूंजीवाद कहते हैं या कैपिटलिज्म कहते हैं, उसकी बुराइयों के कारण एक दूसरी व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसमें समानता के ऊपर जोर दिया गया। यानी पूंजीवाद या फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपसी प्रतिस्पर्धा का खुला वातावरण प्रेरित किया जाता है, पोषित किया जाता है कि प्रतियोगिता के माध्यम से उन्नति ज़्यादा तेज गति से किया जाना संभव है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें कि साम्यवाद और समाजवाद कहता है कि प्रतियोगिता की जगह सबको एक समान अवसर दिया जाना चाहिए, यानी कि जो आर्थिक संसाधन है और जो रिवार्ड सिस्टम है वो आदमी को एक समान दिया जाना चाहिए। अर्थात कोई अगर बौद्धिक रूप से अपना योगदान दे सकता है और एक आदमी शारीरिक रूप से अपना योगदान से दे सकता है, तो दोनों के जो रेम्यूनरेशन सिस्टम है वो एक समान होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी ने बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त कर भी ली है और किसी ने अगर बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की है और वो श्रमिक वर्ग, श्रम पर आधारित किसी आर्थिक गतिविधि में जुड़ा हुआ है, मान लीजिए वो टैक्सी ड्राइवर है और एक जो है कॉलेज का ग्रेजुएट है, दोनों को एक समान जो रेम्यूनरेशन सिस्टम है
वो दिया जाता है। इस व्यवस्था के भी बहुत अधिक दुष्परिणाम सामने आए और आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि सोशलिज्म या कम्युनिज्म की विचारधारा तो है, इन्हें उसे एक अल्टरनेटिव आज भी माना जाता है कि इनइक्वालिटी एक हद के बाद, यानी इक्वलिटी को सामने रखे बिना इनइक्वालिटी को अंधाधुंध एक सीमा तक तो आप जो है ना प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर इससे भी जो असमानता बढ़ती है, यानी जो संपत्ति के वितरण की असमानता है या आय के जो एवरेज जिसे हम कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है, अगर एक बहुत बड़े वर्ग की पर कैपिटा इनकम अगर उसकी जो है ना प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो इसका भी जो है ना आर्थिक विकास में बहुत विपरीत असर पड़ता है। समाज में असंतोष व्याप्त हो जाता है, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी अगर अमीर आदमी को देखेगा कि वो सड़क पे चल रहा है और एक आदमी जो है एक आलीशान कार में घूम रहा है, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसके मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि मैं भी इसी समाज का हूँ और मुझे तो मूलभूत सुविधाएं तक प्राप्त नहीं है, और एक तरफ ये आदमी है जो सवेरे शाम जो है 5 स्टार होटल में जाके खाना खाता है और हवाई जहाज में रोज जो है ना कभी यहाँ कभी वहाँ छुट्टी मनाने के लिए जो है वो विलासतापूर्ण जो है ना होटलों में जाके रहता है, और उसका जीवन स्तर, उसके घर को देखिए, यानी जो भी उसके पास है अमीर आदमी अपनी सुख सुविधाएं, क्योंकि जिसके पास में आर्थिक संसाधन ज्यादा हो जाते हैं वो अपनी संपत्ति का और अपने ऐशो आराम का प्रदर्शन करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं कि गरीब से मैं बहुत अधिक श्रेष्ठ हूं, जबकि गरीब के कारण बहुत अलग हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गरीब लोग उनके पास में बुद्धि नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस एक बराबर दोनों की हो सकती है, मगर उसके पास में क्योंकि विकास के अवसर नहीं है, उसके पास में उसे एक मंच नहीं है, इसलिए वो गरीब है। और एक गरीब के साथ में अगर ये समस्या है तो अमीर आदमी का बच्चा चाहे भले वो नालायक हो, उसने पढ़ाई नहीं भी की हो, मगर क्योंकि उसके पिता इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के गए हैं, इतनी बड़ी कंपनी बना के छोड़ के गए हैं, तो उसे विलासतापूर्ण जीवन जीने का हक है, मगर एक इंटेलिजेंट गरीब आदमी के बच्चे को ये सुख ये आराम पाने का उसे अवसर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों के बीच में क्या कोई वैज्ञानिक आधार को लेके किसी आर्थिक विचारधारा का प्रतिपादन किया जा सकता है? यही संभावना को तलाशने का प्रयास मैंने कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किया था। और ये अगर एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, तो इसे मूर्त रूप कैसे दिया सकता है, यानी इसका जो संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है, क्योंकि विचार विचार होता है और विचार को जमीन पर लाने के लिए संगठन की जरूरत होती है, और संगठन तब तक नहीं बन सकता जब तक वो सर्वमान्य नहीं हो। तो बहुत सरल शब्दों में मैंने डायनेमिक कोऑपरेशन में जो एक मनुष्य की मूलभूत जो प्रवृत्ति है सहयोग करने की और प्रतियोगिता करने की, इसे आधार बनाकर जो सहयोग की भावना है उसके साथ में कंजम्पशन और प्रतियोगिता की भावना के साथ में जो उत्पादक
का है उसको जोड़कर एक सम्मिलित रूप से दोनों को कैसे जोड़ा जाएगा, इन दो विपरीत, जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, क्योंकि मूलभूत जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की है। अगर कंजम्पशन नहीं है तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, और अगर प्रोडक्शन नहीं है तो कंजम्पशन कैसे होगा। और आर्थिक उन्नति का आधार ही ये होता है कि उत्पादन को बढ़ाना है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए कंजम्पशन का या मार्केट का होना जरूरी है। उसके बिना, और मार्केट तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक सब आदमी के पास में, प्रत्येक इंसान के पास में परचेजिंग पावर ना हो, अर्थात उसके पास में अगर आय के साधन नहीं है तो वो, उसके पास में अगर क्रय शक्ति नहीं है तो वो, चाहे भले वो भूखा हो, चाहे भले उसके पास में वस्त्र ना हो, चाहे भले वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, वो आटा दाल चावल कैसे खरीदेगा। वो अपने परिवार के लिए जो बेसिक चीज है, कपड़ा है और भी दूसरी चीजें हैं, उसका वो इंतजाम कैसे करेगा। वो चाहता है कि अच्छे पक्के घर में जाके रहे वो, मगर उसके पास में अगर साधन नहीं है एक घर को खरीदने के लिए, तो वो मजबूर है झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए। तो आर्थिक विकास का उद्देश्य यही होता है कि परचेजिंग पावर का उचित वितरण आर्थिक विकास के साथ साथ हो, और इसमें अगर असमानता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि फिर जो है ना समाज में एक असंतुलन, एक जिसे कहते हैं कि विद्रोह की भावना जो है ना वो जन्म लेती है। और ये सर्वमान्य तथ्य है कि इस कारण से कई रिवॉल्यूशंस हुई हैं जिसने समाज को जो है हिंसा करने पर मजबूर कर दिया। अगर उसे सामाजिक न्याय नहीं मिलता है तो वो फिर वॉयलेंस का या अहिंसा का सहारा लेने लगता है। और आज का युवा वर्ग इस विशेषकर वो ज्यादा इंतजार करने की या ज्यादा उसमें पेशेंस नहीं है। तो ये युवा वर्ग का जो आक्रोश है वो समय समय पर हम देखते हैं, वो संगठित रूप में अगर नहीं आए तो व्यक्तिगत रूप से उसकी हिंसा करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती आती है समाज में। जो है ना आज हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी बात के ऊपर जो है, यानी कि जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए, मगर युवा वर्ग जो है, युवा जो है ना फौरन जो है ना सामने वाले के ऊपर जो है हमला कर देता है। आजकल चाकू और कट्टा, ये सब छोटी छोटी सी जो हथियार हैं, ये आजकल युवा वर्ग अपने साथ में जैसे कोई उनका ये गहना है, ये लेके घूमते हैं। और जरा सा भी उनको जो है ना अगर कहीं प्रोवोकेशन मिल जाए तो वो सामने वाले के ऊपर जो है बुरी तरह से जो है ना उसको घायल करना। विशेषकर हम इस चीज को देख रहे हैं कि जो असहाय है, जैसे मान लीजिए कि शारीरिक रूप से जो फीमेल पार्ट है वो अगर जो है ना शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसको जो है कितना अधिक आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जहां देखो वहां पेपर भरे पड़े रहते हैं कि साहब यहाँ पे गैंगरेप हो गया, वहां पे बलात्कार हो गया, वहां पर उसके साथ में ये लूट मार हो गई। यानी जो वृद्ध लोग हैं आजकल सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हमने पुलिसिंग चाहे भले कितनी भी बढ़ा दी हो, गश्त कितनी भी बढ़ा दी हो, मगर हर आदमी के साथ में एक सिपाही को तो नहीं खड़ा किया जा सकता। हर आदमी के घर के सामने तो एक गार्ड खड़ा नहीं किया जा सकता। ये कुछ असंभव चीजें हैं कि गार्ड करने के बजाय अगर हम समाज में इस असमानता को दूर करने का प्रयास करेंगे तो
दो तरह के फायदे होंगे। एक तो जो है समाज में जो शांति होनी चाहिए, पीस और हार्मनी जिसे कहते हैं, अगर ये विभिन्न वर्गों के बीच में सद्भाव नहीं है, अगर उनके बीच में मेल मिलाप नहीं है, और वो तभी संभव होगा जब ईर्ष्या का भाव, यानी किसी बहुत ज्यादा कोई अमीर है और वो अपने आप को जो है ना अगर अलग थलग जो है ना अपना एक अपने घर के सामने चार घाट लगा के रखता है और एक बहुत ही एकाकी जीवन तो नहीं कहना चाहिए, मगर विलासतापूर्ण जीवन वो अपना जो है ना एक सुरक्षा के माहौल में अगर वो बिताना चाहता है या बिता रहा है, तो समाज में जो भी उसके घर के सामने निकलेंगे लोग बाग, तो देखेंगे कि साहब इसके घर में चार घाट लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? कोई कारण है? हाँ, ये डरता है कि इसकी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसको कोई चोर ना चुरा ले जाए, कोई उसके यहाँ घर में डकैती ना डाल दे, और डकैत लोग या चोर लोग किसी चीज के पीछे आंख गड़ा के बैठे रहते हैं कि किसके पास में चोरी करने लायक माल मिलेगा, कहाँ पे रॉबरी करने से सबसे ज्यादा अधिक उन्हें वेल्थ मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में अगर ये अंधाधुंध विकास की जो प्रक्रिया आज हम देख रहे हैं, अगर इसके सामने कोई आदर्श रखे बिना, और ऐसा आदर्श जो हर वर्ग के लिए, हर इंसान के लिए समझना आसान हो कि साहब हाँ, जो इसमें जो पार्टिसिपेशन की, इसमें भागीदारी की जो भी शर्तें हैं वो न्यायपूर्ण हैं। यहां पर न्याय व्यवस्था का बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है कि न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कहीं पे जो है ना शोषण हो रहा है, कहीं पर अन्याय हो रहा है, तो उसे कैसे दूर किया जाए। आज हमारे कोर्ट में जो हमारे न्यायालय हैं, वहां पे अपराधों के विरुद्ध और संविधान में वर्णित कुछ जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका अगर वायलेशन होता है तो अदालतें जो है सामने आके न्याय देने की बात करती हैं। मगर अगर कोई अगर गरीब है, वो अदालत में जाके ये नहीं कह सकता कि साहब मेरा शोषण हुआ है, इस कारण मैं गरीब हूं, और जिस आदमी ने उसका शोषण किया है या जिसके यहाँ वो नौकरी उसने की है, जहां पर उसने श्रमिक का काम किया है, इसने मेरा शोषण किया है, ये अपराधी है, और मैंने इस अपराध का, इसने जो अपराध किया है उसका भागीदार मैं हूं, मैं भुगत रहा हूं, मैं इस कारण से गरीब हूं। तो न्याय यहां पर आके जो है ना, क्योंकि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत जो है ना कह नहीं सकते कि साहब जो है ना आपको काम करने से किसने रोका था। अब वो ये नहीं कह सकता कि साहब जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं क्या करूं, एम्प्लॉयमेंट मुझे कोई देने को तैयार नहीं है। तो न्यायालय ये नहीं सरकार से कह सकता कि साहब आपने एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं डेवलप करी है। वो सरकार को, सुप्रीम कोर्ट भी चाहे कि सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर दे कि इतने लोग बेरोजगार हैं, ये इनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही, इनको जो है ना कुछ भी इनके पास में जो है ना परचेजिंग पावर नहीं है, तो इन्हें न्याय दीजिए। सरकार ये कह सकती है कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? क्या इससे युवा वर्ग की जो अनएम्प्लॉयड है उसकी अभिलाषाएं, जो उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, या उसकी जो उसने, उसके माँ बाप ने जो उसको अपना पेट काट के उसे अगर जो है एजुकेशन, उसको शिक्षा दी है, क्या उसके साथ में जो उसे मिल रहा है वो न्याय संगत है? ये जो अन्याय इस तरह से समाज में हो जाता है,
एक आर्थिक व्यवस्था में अगर इस तरह के जो विरोधाभास पैदा हो जाते हैं तो उसे दूर करने का हमें कोई ना कोई माध्यम तो ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए जो है ना संगठनात्मक रूप से जो कोलैबोरेशन है, यानी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो कड़ी है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरफ सहयोग की भावना है और दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा की भावना है। दोनों भावनाएं हमारे मस्तिष्क की मूलभूत प्रवृत्ति है, बेसिक इंस्टिंक्ट है ये। मगर इन दोनों को जोड़ा कैसे जाए, कोई चेन कैसे बनाई जाए, इसीलिए हमने जो है ये सहबंध जो है, ये मेरे जो एनजीओ का नाम जो है वो सहबंधी जन कल्याण समिति, ये एक एनजीओ है। सहबंध का ये जिस समय ये किताब मैं लिख रहा था तो कोलैबोरेशन का हिंदी शब्द जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे अधिक सटीक, सबसे अधिक प्रभावी कोई शब्द हो सकता है तो वो क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपस में एक दूसरे को बंधन में बांधने वाले व्यवस्था को, यानी कोलैबोरेशन को सहबंध कहा जा सकता है। सह मतलब आपस में, अगर मैं उपभोक्ता हूं और एक दूसरा भी उपभोक्ता है तो इन दोनों के बीच में सहबंध हो सकता है और दोनों उपभोक्ता मिलके एक किसी दुकानदार के साथ में सामान खरीदने का एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। वैसे तो दुकानदार और उपभोक्ता के बीच में रिलेशनशिप आदिकाल से है, मगर उसे फॉर्मलाइज नहीं किया गया आज तक। हम जाते हैं, कहते हैं कि साहब आपके पास में ये है, ये सामान है। उन्होंने कहा है, क्या भाव है? हाँ ये भाव है। अरे यार 1 किलो तोल देना। सामान वहां से उठाया और वापस आ गया। हम कभी ये नहीं सोचते कि इस दुकानदार के साथ में जो हम अपनी परचेजिंग पावर उसको दे रहे हैं, इसे क्या एक औपचारिक रूप से उसके साथ में रिलेशनशिप नहीं बनाई जा सकती? क्या एक पूरी कॉलोनी के लोग के लिए अगर एक कोई शॉप है तो उस शॉपकीपर के बीच में उस कॉलोनी के जितने भी लोग हैं, ये लोग सब लोग मिलके इस शॉपकीपर के पास जाके ये नहीं कह सकते कि हम आपकी दुकान से सामान खरीदेंगे, हम सब आपकी दुकान से सामान खरीदेंगे, मगर आप बताइए कि हमको किस टर्म्स कंडीशंस में आप कंसेशन थोड़ा सा दे सकते हो क्या? यही काम आज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अमेजन है, जिनके पास में अथाह पूंजी है, वो एक इसी अवधारणा को सामने रखकर कि मैं बल्क में परचेज करके उत्पादकों के साथ में वो नेगोशिएट वहां पे कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब देखिए दूसरी लोगों की तुलना में उनके कंपैरिजन में हम आपको सस्ता माल दे रहे हैं। उपभोक्ता बड़ा खुश हो जाता है कि ये जो बड़े बड़े अमेजॉन या वॉलमार्ट हैं और ये बड़ी बड़ी चेन हैं, ये कितना सस्ता माल दे रही है और हमारे यहाँ हमारे बाजू का जो दुकानदार है ये तो महंगा सामान देता है। मगर कभी आपने कल्पना करी है कि अगर ये सारे दुकानदार, छोटे छोटे से दुकानदार हैं, अगर इनकी सबकी दुकानें बंद हो गई तो इसका परिणाम क्या होगा? समाज में कितनी अधिक अस्थिरता आ जाएगी। यानी फिर उस समय जो एक किसान जो अपने 1 एकड़ जमीन में या 2 एकड़ जमीन में वेजिटेबल उगाता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई छोटी सी डेयरी चलाता है, कोई छोटी सी दूसरी जो है मुर्गी पालन करता है, कोई छोटे छोटे से जो है ना उनके पास में बहुत बड़ा संसाधन नहीं होता है, वो छोटे छोटे स्तर पे काम करते हैं और उन लोगों को मार्केटिंग के अवसर ये छोटे दुकानदार देते हैं। क्या ये जो अमेरिका की जो अमेजन है, ये हमारे छोटे किसानों का माल खरीदेंगी? ये क्या करेंगी कि वहां पे एक ऐसी बाजार का वो कर लेंगी
उनसे किसानों से कहेंगी कि साहब हम आपका माल खरीदने को तैयार हैं, मगर ये इससे ज्यादा कीमत हम आपको नहीं देंगे। परिणाम क्या होगा कि किसानों की कमर टूट जाएगी, क्योंकि वो फिर वही शोषण का सिलसिला चालू हो जाएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी किसी जमाने में किया था। उन्होंने भी जो है, जो हमारे गरीब किसान हैं उनको, उनकी उपज को थ्रो अवे प्राइसेस में खरीद के और ब्रिटेन में अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो है लिया। फायदा किसको हुआ? सबसे अधिक फायदा जो है वो जो टेक्सटाइल जिनने बनाया था उन्होंने तो कच्चा माल बहुत सस्ते में खरीद लिया और महंगा कपड़ा यहां पे वापस जो है ना हमारे देश में बेच के उन्होंने तो जो हमारा जो जुलाहे थे, जो वीवर थे, उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया, वो बेरोजगार हो गए और ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सारा मुनाफा उसके पास चला गया। तो ये गुलामी का एक दूसरा अध्याय, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसी रूप में होगा, ये इसका रूप बदल जाएगा, मगर अल्टीमेटली जो शिकार होगा वो एक गरीब उत्पादक होगा, एक गरीब, क्योंकि अगर उस उत्पादक के साथ में एक कोई श्रमिक वर्ग जुड़ा हुआ है और भारतवर्ष जैसे विशाल देश में जहां पे जनसंख्या इतनी अधिक है, श्रम इतना सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, अगर इनकी जगह ऐसी व्यवस्था ने जन्म ले लिया जिसमें वो कहें कि साहब हमें श्रम की जरूरत नहीं है, हमें श्रमिक की जरूरत नहीं है, हम तो मशीन से प्रोसेसिंग भी कर लेंगे, ग्रेडिंग भी कर लेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन हमें छोटे छोटे से नहीं, हमारे पास तो 12-12, 13-13, 15-15, 20-20 टन को सामान ढोने वाले हमारे पास में ट्रक हैं, हमें हमालों की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो फोर्कलिफ्ट है, हमारी जो गोदाम है वो ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, यहाँ पे हमें सामान को यहाँ से वहां उठा के रखने की और ये वो सब चीजें करने की जो है ना हमें जरूरत ही नहीं है। तो श्रमिक एम्प्लॉयमेंट के अवसर कैसे बढ़ेंगे? और जहां पे जनसंख्या कम है वहां पे तो ये सब चीजें ठीक है, मगर भारत जैसे देश में जहां पे श्रमिक इतने अधिक संख्या में उपलब्ध हैं और वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास में परचेजिंग पावर नहीं है, उनकी समस्याओं को समझना और इसीलिए जो है ना ये जो सहबंध का जो विचार मैंने सामने रखा था, इसकी ये जो योजना सामने रखी थी, ये भी एक ब्लूप्रिंट है, जिसे आप कहते हैं कि साहब किसी एक, अगर आप समाधान की बात कहते हैं तो पहले उसका जो है ना एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ये ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में जब मैं तिलहन संघ में एक सहकारी संगठन में काम कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि ये सहकारिता का हमारा आंदोलन फेल क्यों हुआ। हमेशा लोग बात कहते थे कि साहब कोऑपरेटिव हैज फेल्ड बट इट मस्ट सक्सीड, अर्थात ये अनिवार्य है, इसको सफल होना ये एक हमारे विकास की अनिवार्यता है, मगर आज वो अनिवार्यता कहाँ है? कौन मान रहा है? कोई उसके कोई अल्टरनेटिव की बात सोच रहा है क्या? कोई गवर्नमेंट में कोई थिंक टैंक जो है ना, सरकार के पास में कोई एक ऐसी कोई योजना है, क्रांतिकारी योजना है कि जो सहयोग के पे आधारित जो सहकारिता आंदोलन है इसे एक नया रूप दिया जा सके और उसके माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताएं हैं, आय की असमानता या संपत्ति के वितरण की असमानता, क्रय शक्ति के नहीं होने की जो कारण जो समस्याएं हैं, इसके समाधान की कोई योजना है क्या? क्या कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनने ऐसी कोई
रूपरेखा सामने रखी है क्या? जहां तक मेरी समझ है, अभी इस संबंध में कुछ विचार विमर्श नीति आयोग में हो रहे हैं, मगर फिर भी एक किसी सुगठित, सुसंगत, तर्कसंगत ऐसी व्यवस्था ना तो प्रस्तावना में है और ना हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसके बारे में कोई चर्चा कर रहा है। तो आने वाले सत्रों में मेरा आज का इस वार्तालाप का उद्देश्य एक था कि आगे हम भविष्य में ये थिंक टैंक जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मैं अगले सत्र में और अधिक विस्तार के साथ में आपके सामने विचार विमर्श करके एक रूपरेखा सामने रखूंगा कि ये किस तरह से एक नीति निर्धारण की दिशा में YouTube चैनल हमारा जो है निरपेक्ष प्रयास जो है ये कैसे अपना योगदान दे सकता है और कैसे इसमें विभिन्न वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये एक अब ये व्यक्तिगत प्रयास नहीं रहेगा, ये निरपेक्ष प्रयास एक सामूहिक प्रयास रहेगा और आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की जो भी आप योगदान दे सकते हैं, अगर वो इस उद्देश्य के लिए अगर वो कहीं से भी जो है ना कोई सहायता मिलती है तो मैं उसके लिए आभारी रहूंगा। धन्यवाद।